Now our topic is fundamental forces in nature. Student, in physics there are lot of forces and there are many forces in our nature, but basically there are only four type of fundamental forces. So we will discuss about these forces. So listen carefully. Fundamental forces in nature. Student, there are basically four type of forces in nature. The first one is gravitational force. ये आपने बहुत सुना भी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली. एंड द नेक्स्ट इज weak nuclear force and other is electromagnetic force and last strong nuclear force. So student, we will discuss about the gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force also. Now student, first fundamental force is gravitational force. So student, according to Newton, the force of mutual attraction is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the separation. स्टूडेंट, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ था ये न्यूटन ने दिया था. न्यूटन को आप अच्छे से जानते ही हैं, आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं. तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स है और ये किन्हीं दो बॉडी के बीच में लगता है और ये फोर्स उन दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड उन बॉडी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी स्टूडेंट, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें सो वी कैन से दैट फोर्स between two stationary body is directly proportional to the product of the masses. Product of the masses, student, हम इसको एग्जाम्पल से या हम समझते हैं. देखो फिगर, let us consider there are two stationary body having masses m1 and m2. Let us consider that the distance between the bodies is r and force is F. So student, we can say that force of attraction or force of gravitation between two body is directly proportional to the product of their masses. यानी उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा. यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा. ऑब्वियसली स्टूडेंट, आप देखते होंगे जो भारी बॉडी होती है उसको उठाने में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है और हल्की बॉडी जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है तो इसको मैं इजीली उठा लूँगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर मुझे ये बोर्ड उठाना पड़े तो थोड़ा सा मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. यानी जो फोर्स है वो टोटली डिपेंड करता है मास पर. इट मीन्स वी कैन से दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. यानी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा. सो वी कैन से दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट, द अदर थिंग इज it is inversely proportional to the square of the separation. यानी ये जो फोर्स होता है which is F is equal to 1 upon r square. ये कहता है कि इनके बीच की डिस्टेंस के यानी जो दो बॉडी है उनके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा. इनवर्सली मीन्स अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा. सपोज आप आग के पास बैठे हो, आग ताप रहे हो, जितना आप पास जाओगे उतना आपको गर्म फील होगा, थोड़ा दूर चले जाओगे तो ठंडा लगेगा. यानी डिस्टेंस जैसे जैसे आपने बढ़ाई वैसे वैसे आपको गर्मी कम लगने लगी. बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे, अंगीठी उस रूम में चल रही है और जल रही है और आप दूसरे रूम में बैठे हुए तो क्या गर्मी फील होगी? नहीं. इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. से इक्वेशन नंबर 2, यानी आप जितना डिस्टेंस को बढ़ाएंगे फोर्स उतना कम होता जाएगा. नाउ स्टूडेंट, ऑन कंबाइनिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, देखो ये भी फोर्स का इक्वेशन है और ये भी फोर्स का इक्वेशन है तो फोर्स तो दोनों में ही कॉमन हो रहा है. सो वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दोनों में दोनों को हमने ले लिया. देखिए यहाँ पर m1 m2 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करती भी हूँ, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 upon r square. नाउ वी कैन से दैट F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई m1 और m2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, m1 m2 ही आएगा, तो m1 m2 upon r square. Now student, we can say that f is directly proportional to m1 m2 upon r square. अब स्टूडेंट ये इक्वेशन हमारे पास बन के है, बट इट इज नॉट स्टेबल, सो वी हैव टू कन्वर्ट this equation into stable equation. For stable equation we have to remove this proportional symbol. अगर हम इस proportional symbol को हटाएंगे, so we have to apply any constant. यानी अगर हमें इस equation को रोकना है, ये अभी रुकी हुई नहीं है, stable मतलब अभी ये रुकी हुई नहीं है, ये बढ़ती रहेगी, अगर आपने कुछ यहाँ ऐड कर दिया तो यहाँ पर कुछ चेंज आ जाएगा. So we have to stop this equation. अब इस equation को stop करना पड़ेगा, so we have to remove this proportional sign, and when we will remove this proportional sign, so we have to apply any constant. So we can say that f is equal to, अब हम जब proportional sign को is equal to में convert करेंगे तो हमें constant लगाना पड़ेगा, तो constant हमने यहाँ g अप्लाई कर दिया, कैपिटल G m1 m2 upon r square. Equation number 3. Now student, this is g, which is known as gravitational constant, where g is equal to gravitational constant. Now student, we can say that f is equal to g m1 m2 upon r square. अगर देखा जाए तो f इज इक्वल होता है मास के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी फोर्स जो होगा वो दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. यहाँ पर g पर आप अभी ध्यान मत दीजिए, बिकॉज g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ g इज 6.674 इंटू 10 to the power -11 मीटर क्यूब kg inverse second minus 2. So student, and we can say that f is equal to 1 upon r square. यानी अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे ऑब्वियसली फोर्स भी बढ़ जाएगा, हैंस इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज प्रूव. अगर आपको इस वैल्यू को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ. g इज इक्वल टू 6.674 इंटू 10 to the power -11 मीटर क्यूब kg इनवर्स सेकेंड -2. स्टूडेंट, आप लोग इस यूनिट में कंफ्यूज हो रहे होंगे. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कब मीटर आएगा, कब केजी आएगा, आप लोग कैसे मीटर केजी कैसे किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को फाइंड करेंगे. सो ये आपका था ग्रेविटेशनल लॉ.